10 डिग्री नॉर्थ 90 डिग्री ईस्ट पर इंदिरा पॉइंट, जो कि भारत का सबसे दक्षिणी अंश है, उससे लगभग 560 किलोमीटर दूर एक विशाल पनडुब्बी समुद्र की गहराई को चीरते हुए अपना रास्ता नाप रही थी। पनडुब्बी की लंबाई 2 फुटबॉल मैदान जितनी और चौड़ाई 3 मार्गों वाले राजमार्ग जितनी थी। 50,000 हार्स पावर का उत्पादन करने वाले भाप के 2 टरबाइन और 2,300 किलोवाट के 4 टर्बो जनरेटर उसे सतह से 4,11,144 किलोमीटर प्रति घंटे की गति और पानी के नीचे 53,708 किलोमीटर प्रति घंटे की गति प्रदान करते थे। इस विराट जलयान का रखरखाव और संचालन लगभग 100 व्यक्तियों का एक दल करता था। भीतर कक्ष में नागेंद्र परमल और एलएसटी के साथ नई योजना बनाने में व्यस्त था। कैलाश पर्वत के सबसे निकट तट के लिए राजमार्ग निर्धारित करो, नागेंद्र ने शांतपूर्वक आदेश दिया। तुरंत खड़े होकर वह तेजी से अपने कक्ष की ओर चलने लगा, यह दर्शाते हुए कि उसकी छोटी सी बैठक समाप्त हो गई थी। परमल और एलएसटी भी उसके पीछे कमांड सेंटर की ओर चलने लगे। उन्हें भारतीय नौसेना से बचते हुए उनके वर्तमान स्थान से दीघा समुद्र तट के लिए सबसे छोटा मार्ग निर्धारित करना था। मार्ग में ऐसे एकाएक परिवर्तन करने के आदेश ने परमल को चिंतित कर दिया था और यह चिंता उसकी आवाज में झलक रही थी जब उसने कहा, कैलाश पर्वत की चढ़ाई करना वर्जित है। पौराणिक लेखों के अनुसार कोई भी मनुष्य कैलाश पर्वत पर नहीं चढ़ सकता, जहां बादलों के बीच देवताओं का निवास है। जो भी इसकी चोटी तक पहुंचने का प्रयत्न करता है और देवताओं का दर्शन प्राप्त करने का साहस रखता है, वह सदैव मृत्यु को प्राप्त होता है। ऐसा कहा जाता है कि केवल एक व्यक्ति था जो उस पवित्र पर्वत की चोटी तक जा सका था, और वह था मिलारेपा। उस दुष्ट का नाम मेरे समक्ष लेने का साहस फिर कभी मत करना। मिलारेपा का उद्देश्य पर नागेंद्र ने चिल्लाते हुए परमल को चुप करा दिया। परमल और एलएसटी भयभीत होकर कांपने लगे। तभी नागेंद्र भारी धातु से बने एक द्वार के आगे रुक गया, जिसे भारी ताला लगाकर सुरक्षित रूप से बंद किया गया था। उस पर चिपकी थी एक सफेद पट्टी, जिस पर बड़े बड़े लाल अक्षरों में प्रतिबंधित लिखा था, जो दर्शाता था कि जहाज पर किसी अन्य व्यक्ति को वह द्वार खोलने की अनुमति नहीं थी। द्वार के ऊपरी हिस्से पर कुछ रहस्यमय प्रतीक और अक्षर उल्लेखे गए थे, जैसे कि वे किसी प्राचीन भाषा में हो। नागेंद्र के हाथ को ताले की ओर जाता देख एलएसटी एवं परमल ने एक लंबी सांस ली, एक दूसरे को देखा और मन ही मन आने वाली विपदा के लिए स्वयं को तैयार किया। प्रतिबंधित कक्ष का द्वार खुलते ही एक असाधारण प्रतिभाशाली बल ने उन्हें घेर लिया। उस अदृश्य ऊर्जा ने उन्हें ऐसे जकड़ लिया था जैसे किसी पुराने पेड़ की जड़ें भूमि को जकड़ती हैं। उनके कंधे ऐसे झुके हुए थे जैसे उन पर समस्त सागर का भार आ गया हो, और उनकी आंखों से आंसू के झरने बहने लगे। उनकी त्वचा से उनकी नसें ऐसे चिपक गई थी जैसे कुछ ही क्षणों में वे फट जाएंगी। उनके नाक व कानों में से रक्त की रेखाएं दौड़ने लगी। वे कुछ नहीं कर सकते थे। वे स्तब्ध होकर खड़े थे। उनकी आंख खुली थी और वे अपने हृदय की भारी धड़कनों को साफ साफ सुन सकते थे। उनकी नसों में रक्त का प्रवाह पनडुब्बी की गति से भी तेज चल रहा था। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे उनकी देह केवल एक मूर्ति हो जिसमें उनकी आत्मा फंस गई थी। द्वार बंद करने के ठीक पहले नागेंद्र ने भौहें जोड़कर ऊंची आवाज में कहा, मैंने कहा मुझे कैलाश पर्वत के सबसे निकट किनारे पर ले चलो, कैलाश पर्वत पर नहीं। फिर द्वार बंद हो गया और रहस्यमय ऊर्जाओं का वश भंग हो गया। अस्त व्यस्त होकर परमल एवं एलएसटी वहीं खड़े रहे और नागेंद्र ने द्वार भीतर से बंद कर लिया। एलएसटी पसीने से तरबतर हो गई थी। उसने अपनी कांपती हथेली से अपना मुख पोंछा और परमल की ओर मुड़ी, जिसके नाक व कान से अब भी रक्त बहकर उसके कपड़ों पर गिर रहा था। एलएसटी ने तुरंत रुई का एक बड़ा सा गुच्छा लिया और रक्त को पोंछने में उसकी सहायता करने लगी। नाक से रक्त के बहाव को रोकने हेतु परमल ने कपड़े का एक और टुकड़ा नाक पर रख लिया था। परमल की स्थित होते ही एलएसटी ने कहा, तो मुझे कैलाश पर्वत के बारे में और बताओ। परमल अभी भी अपने नाक को कपड़े से ढक रखा था, जो अर्ध रूप से लाल रंग में लथपथ हो गया था। धीमी आवाज में उसने जानकारी देना आरंभ किया। कैलाश पर्वत को एक्सस मुंडी या आकाशीय ध्रुवों के बीच निलंबित पृथ्वी की धुरी के रूप में जाना जाता है। वहां का वातावरण स्वाभाविक रूप से सभी जीवित प्राणियों को जीवित रखने हेतु स्वयं को नियंत्रित करता है। तीर्थयात्रियों और पहाड़ के आसपास के क्षेत्र में आने वाले अन्य लोगों ने 12 घंटों में बालों व नाखूनों को तेजी से इतना बढ़ते देखा है जितना बढ़ने में उन्हें समान परिस्थिति में 2 सप्ताह लग जाते हैं।
पर्वत के आसपास रहने से भी समय की बढ़ी हुई गति का अनुभव किया जा सकता है और ऐसा विश्व में कहीं और किसी ने नहीं देखा है। मानो पर्वत की वायु हुई जीवों की आयु को त्वरित बढ़ाने लगती है। परमल ने देखा कि नाक से रक्त आना बंद हो गया था, अतः उसने वह मलिन कपड़ा फेंक दिया और अपना लैपटॉप खोला। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए उसने कहा, कैलाश पर्वत का एक और संगीन रहस्य है। पृथ्वी के ध्रुव और अन्य प्राचीन स्मारकों के संबंध में इसकी भौगोलिक स्थिति। यह कोई संयोग नहीं हो सकता कि कैलाश पर्वत एवं उत्तरी ध्रुव के बीच 6,666 किलोमीटर और दक्षिणी ध्रुव के बीच 13,332 किलोमीटर का अंतर है, जो किसी अकथनीय कारण से उत्तरी ध्रुव की दूरी से ठीक दुगुना है। रहस्य की बात यह भी है कि मिस्र के पिरामिडों और उत्तरी ध्रुव के बीच की दूरी भी 6,666 किलोमीटर है। परमल ने अपना लैपटॉप एलसीडी की तरफ घुमाया। इसे देखो। स्क्रीन पर छाई जानकारी पढ़कर एलएसडी भी चकित रह गई। कैलाश पर्वत से स्टोनहेंज की दूरी 6,666 किलोमीटर, स्टोनहेंज से डेविल्स टावर की दूरी 6,666 किलोमीटर, स्टोनहेंज से बरमुडा ट्रायंगल की दूरी 6,666 किलोमीटर, बरमुडा ट्रायंगल से ईस्टर आइलैंड की दूरी 6,666 किलोमीटर, ईस्टर आइलैंड से तजमुल की दूरी 6,666 किलोमीटर। एलएसडी के नेत्र उन अविश्वसनीय संख्याओं को देखते ही रह गए और परमल जो कुछ भी उन गुप्त पर्वतों के बारे में जानता था वह सब उसने उगलना जारी रखा। विश्व की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, जो 19,019 फीट ऊंची है और फिर भी उसके शिखर तक 4,000 से अधिक लोग पहुंच चुके हैं। कैलाश पर्वत लगभग 21,780 फीट ऊंचा है, जो माउंट एवरेस्ट से 7,255 फीट कम ऊंचा है। फिर भी इस पर्वत पर चढ़ने में कई अभियान विफल रहे हैं। कई व्यापक अध्ययनों एवं सिद्धांतों के उपरांत कोई भी आज तक कैलाश पर्वत पर चढ़ न पाने का उचित कारण नहीं समझ पाया है और न ही वे इस रहस्य को सुलझा पाए हैं कि जब सर्वश्रेष्ठ पर्वतारोहियों के लिए इतनी ऊंचाई तक पहुंचना अति संभव है, फिर भी अनगिनत प्रयासों के पश्चात वे असफल क्यों हुए। मुझे लगता है कि कुछ रहस्यों को रहस्य ही रहने देना उचित होता है, भले ही वे कितने ही भयावह क्यों न हो या उनका इतिहास कितना भी विस्तृत रहा हो। हाँ, ऐसी एक दंत कथा के अनुसार मिलारेपा नाम का एक तिब्बती एकमात्र मनुष्य था जो 900 वर्ष पहले कैलाश पर्वत की संपूर्ण चढ़ाई कर उसकी चोटी तक पहुंचा था। पनडुब्बी 21.42 अक्षांश यन 87.30 अक्षांश ई की ओर बढ़ रही थी, जो पश्चिम बंगाल में दीघा समुद्र तट, जो कि कैलाश पर्वत के सबसे निकटतम था, उसके निर्देशांक थे। स्वभाव से एक इतिहासकार होते हुए परमल भी उस आख्यान की ओर बढ़ने लगा, जो लगभग 1 सहस्राब्दी पहले समय से घटित हुआ था। मिनारेपा का जीवन तिब्बत की सबसे अनमोल किंवदंतियों में से एक है। सदियों से यह कथा मौखिक रूप से संरक्षित है, जिस कारण हम यह नहीं जान सकते कि इसमें कितना सत्य है। फिर भी युग युगांतर से मिनारेपा के जीवन उदाहरण बौद्ध धर्म का पालन करने वाले अनगिनत व्यक्तियों को शिक्षा और प्रेरणा प्रदान करते आए हैं। तिब्बत के सबसे महान रहस्यवादियों की इस गाथा में लोभ, प्रसोद, राक्षसी माया, हत्या और पुनर्जीवन जैसे अंग हैं। मिलारेपा का जन्म 1052 ईस्वी में पश्चिमी तिब्बत के क्या नगत्सा नामक ग्राम में हुआ था। उनका नाम मिला थोपगा रखा गया था, जिसका अर्थ है सुनकर आनंदित करने वाला। वे एक समृद्ध कुटुंब में पले बढ़े थे और उनका कुल का नाम था जोशी, जो बाज के कबीले का कुलीन वंश था। थोपगा और उनकी छोटी बहन पर गांव वालों का अत्यधिक प्रेम था। अंततः उनके पिता का स्वास्थ्य बिगड़ता गया और जब उन्हें ऐसा लगा कि उनकी मृत्यु निकट थी, तब उन्होंने कुटुंब के सारे सदस्यों को अपने मृत्यु शैया के समीप बुलाया। वहां थोपगा के पिता ने निर्देश दिया कि मिलारेपा के बड़े होने और विवाह होने तक उनकी संपत्ति की देखभाल उनके भाई एवं बहन द्वारा की जाए। परंतु जैसे ही उनकी मृत्यु हुई, मिलारेपा की चाची और चाचा ने बिना कुछ सोचे समझे अपने भाई के साथ विश्वासघात कर दिया। उन्होंने संपत्ति को आपस में बांट लिया और थोपगा को उसकी मां एवं बहन के साथ त्याग दिया। बहिष्कृत होकर वे घर के दासों के लिए बने क्षेत्र में रहने लगे। उन्हें अल्प मात्रा में भोजन वस्त्र दिए जाते थे और उनसे खेतों में श्रम करवाया जाता था। दोनों बच्चे कुपोषित स्थिति में फटे पुराने वस्त्र पहने और जुओं से भरे हुए रहते थे। जो गांववासी कभी उन पर स्नेह की वर्षा करते थे, वे भी प्रसन्नता से उन्हें नीचा दिखाने लगे। जब थोपगा 15 वर्ष के हुए, तब उनकी मां ने उनकी विरासत को पुनः प्राप्त करने का प्रयास किया।
कौड़ी कौड़ी जोड़कर उसने एक महाभोज का आयोजन किया, जिस पर उसने समस्त कुटुंब के सदस्यों एवं पूर्व मित्रों को आमंत्रित किया। जब अतिथियों ने भोजन कर लिया, तब वह अपने मन की बात करने हेतु खड़ी हुई। अपने सिर को ऊंचा रखते हुए उसने ठीक उसी बात का स्मरण वहां बैठी भीड़ को दिलाया, जो उसके पति ने अपने मृत्यु से पहले कही थी। उसने मांग की कि थोपड़ा को यह विरासत दी जाए, जो उसके पिता ने उसके नाम रखी थी। परंतु लोभी चाची और चाचा ने असत्य कहा कि संपत्ति वास्तव में उनकी कभी थी ही नहीं, इसीलिए थोपगा उस पर अपना अधिकार नहीं व्यक्त कर सकता था। उन्होंने माँ और बच्चों को दासों के घर से भी निकाल दिया, जिस कारण उन्हें रास्ते पर रहना पड़ा। वे तीनों जीवित रहने के लिए भिक्षा मांगने और छोटे छोटे काम करने लगे। माँ ने अपने थुपका के लिए सितारों की कामना की थी, परंतु इतनी बड़ी आशा के जाल में उनके सिर से ऊपर की छत भी उनसे छीन ली गई। अब वो अपने पति के परिवार से घृणा करने लगी और उनसे प्रतिशोध लेने हेतु उसने अपने पुत्र से जादू टोना सीखने का आग्रह किया। उसने कहा, यदि तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारे समक्ष अपने प्राण त्याग दूंगी। अपनी माँ की ऐसी मानसिक विपत्ति से विवश होकर थोपका अपने लिए ऐसे गुरु को ढूंढने लगे और उन्हें मिला एक जादूगर, जो एक न्यायप्रिय व्यक्ति था। उसने जादुई कलाओं में महारत प्राप्त कर ली थी और थोपका उसके शिष्य बन गए। पहले कुछ दिनों में जादूगर ने उन्हें केवल अप्रभाविक मंत्र सिखाए, परंतु जब उसे थोपका के साथ हुए अन्याय की जानकारी मिली और उसने इस बात की पुष्टि की, तब उसने निष्ठा से गुप्त शक्तिशाली मंत्रों एवं अनुष्ठानों का अपना सारा ज्ञान उन्हें सौंप दिया। गुप्ता ने 2 सप्ताह एक भूमिगत कोठरी में बिताए, जहां से वे काले जादू का पाठ अभ्यास किया करते थे। जब उनका वह संक्षिप्त एकांतवास समाप्त हुआ, तब उन्हें ज्ञात हुआ कि उनका विस्तारित परिवार किसी के विवाह में एकत्र हुआ था। वहां उन पर एक घर गिर गया। उस मलबे में चाचा चाची के लोभी जोड़े को छोड़कर बाकी सभी सदस्यों की कुचल जाने से मृत्यु हो गई थी। उन दोनों का बच जाना थोपका को उचित लगा, क्योंकि अब उन्हें स्वयं के लोभ द्वारा रचे हुए अंतिम परिणाम को भोगना था। उनके माँ ने उन्हें एक उत्तम योजना बताते हुए पत्र में लिखा और आदेश दिया कि वे उनकी फसलों को भी नष्ट कर दें। थोपका उन पर्वतों में छिप गए जहां से पूरा गांव दिखाई देता था। वहां से उन्होंने जौ की फसलों को नष्ट करने के लिए भारी भरकम ओलावृष्टि का आह्वान किया। ऐसी विपदा देख ग्रामीणों को काले जादू का संदेह हुआ और वे अपराधी को खोजने के लिए क्रोधित होकर पर्वत की चढ़ाई करने लगे। अब भी वहीं छिपकर थोपका ने उन्हें अपने विनष्ट फसलों के बारे में बात करते हुए सुना। तब उन्हें ज्ञात हुआ कि अपना प्रतिशोध लेने की आंच में उन्होंने निर्दोष ग्रामीणों का भी विनाश कर दिया था। अपराध बोझ से जलते हुए उन्होंने अपने कर्मों का पश्चाताप करने हेतु दूसरे शिक्षक की खोज में यात्रा प्रारंभ की और अंततः उनके अंतर्ज्ञान ने उन्हें भारत का रास्ता दिखाया। कोई नहीं जानता था कि उन्होंने भारत में क्या किया और उन वर्षों के अंतर्गत वे वास्तव में किससे मिले। कहा जाता है कि वर्षों वर्ष केवल बछुआ ब्यूटी के पानी का सेवन करने से उनकी त्वचा हरी हो गई थी। उनकी प्रतिज्ञा थी कि वे केवल एक सफेद सूती वस्त्र पहने, भले ही ग्रीष्म हो या शिशिर, और इस तपस्या ने उन्हें मिनारिपा का नाम दिया, जिसका अर्थ है मिला, एक सूती धारी। एलएसडी पूरी कथा सुनने के लिए व्याकुल थी। यदि कैलाश पर्वत का शिखर अप्राप्य है, तो उन्होंने असंभव को कैसे संभव किया? मुझे नहीं पता, परंतु यह जाना जाता है कि कैलाश पर्वत तक कोई भी अब तक नहीं पहुंच सकता, जब तक उनके कर्मों का संबंध कैलाश से न हो। आगे जाकर अपने जीवन में मिलारेपा ने अपने दुष्कर्मों भरे अतीत पर शोक व्यक्त किया। किंवदंती के अनुसार उन्होंने कहा था कि वह अवस्था में मैंने घोर दुष्कर्म किए थे, परिपक्वता में मैंने निर्दोष जीवन जीना सीखा। अब अच्छाई व बुराई से मुक्त होकर मैंने अपने कर्मों की जड़ को नष्ट कर दिया है और भविष्य में कर्म करने का कोई कारण नहीं होगा। इससे अधिक करने से सिर्फ दुख या सुख अनुभव होगा। मैं एक वृद्ध पुरुष हूं और शांत से रहना चाहता हूं। एलएसडी ने कहा, हो सकता है कैलाश पर्वत पर चढ़ने के पीछे रहस्य का इन शब्दों से कुछ संबंध हो। इस कहानी का शेष हिस्सा अगले वीडियो में। धन्यवाद।